हेलो एवरीवन, कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज में ये हमारा सेट नंबर 59 है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं जो हमारे अन्य आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें सारे क्वेश्चन डाइवर्सिफाई हैं, किसी एक सेक्टर से सभी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। एक से ज़्यादा क्वेश्चन एक सेक्टर से नहीं मिलेंगे, मतलब इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक और गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। इसके साथ साथ जीएस के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेट में हम कट ऑफ रखते हैं 6। अगर आप 6 सही कर पाते हैं तो क्वालिफाई होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए, मिड डे मील की योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। कथन 2 है इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण का लक्ष्य प्राप्त करना। कथन 3 कह रहा है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस योजना को क्रियान्वित नोडल मंत्रालय है, क्रियान्वित किया जा रहा है और नोडल मंत्रालय भी वही है। बताइए कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें सी लगाया बिल्कुल सही है। यहाँ पे परिवार कल्याण मंत्रालय नहीं है, यहाँ एजुकेशन मिनिस्ट्री है। पहला जो कथन दिया वो 1995 में शुरू किया गया था, तो बिल्कुल सही है। ये सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्त सार्वभौमिकरण का लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा में सार्वभौमिकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। होता क्या था, जो गरीब बच्चे रहते थे वो एजुकेशन नहीं ले पाते थे, खाली पेट शिक्षा नहीं ग्रहण की जा सकती है, तो इसी उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। जो बच्चे भूखे जाते थे क्लास करने स्कूल, उनके लिए दोपहर में भोजन मिल सके, इसलिए शुरू किया गया था। विश्व का दुनिया का सबसे बड़ा ही स्कूली भोजन कार्यक्रम है और इसको 1995 में शुरू किया गया था। इसकी नोडल एजेंसी है कौन सी, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम क्या था, आप नीचे जरूर बताइएगा। अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं तो भी ये महत्वपूर्ण आपके लिए है, क्योंकि इसके कुछ एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गोवा राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है आपको ये बताना है। कथन 1 कह रहा है कि गोवा की आधिकारिक भाषा कोंकणी 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से एक है। कथन 2 कह रहा है गलगीबाग गोवा राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है। गलगीबाग गोवा राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है। बी कह रहा है सी कह रहा है कि गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था। कथन डी वर्ष 1987 में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव से अलग कर दिया गया था। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, मतलब सही नहीं है ये बताना है आपको। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने बी को लगाया है तो बिल्कुल सही है। बी देखिए, यहाँ का ये सबसे बड़ा गलगीबाग जो है वो सबसे ऊंचा स्थान नहीं है, सबसे ऊंचा स्थान है सोनसोंगोर है। सोनसोंगोर इसका सबसे ऊंचा स्थान गोवा का है, इसलिए हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है बी। आप यहाँ पे कुछ ब्यूरो दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो हमने समझाया वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए तो कुछ राजनीतिक रूप से पुर्तगाली से वापस लेने के लिए वार्तालाप हुए, लेकिन वो असफल हो गए। फिर क्या हुआ, बाकी जो हुआ उसके बाद तो आप जानते ही हैं। भारत नौसेना, वायुसेना और थल सेना तीनों ने मिलकर ऑपरेशन विजय चलाया और 19 दिसंबर 1961 को भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद करा लिया। और 30 मई 1987 को एक घटना हुई और उस घटना को क्या कहते हैं, गोवा को अलग कर 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, मतलब दमन और दीव को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया और गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया। कुछ अन्य विशेषता इसके देख ले। सोनसोंगोर जो है यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान है और यहाँ की एक नदी है जो महाराष्ट्र को और गोवा को अलग करती है। वो कौन सी नदी है, तेरेखोल नदी है यहाँ की, जो गोवा और महाराष्ट्र को सेपरेट करती है। सीमा रेखा है दोनों के बीच की। मांडवी, जुआरी और चपोरा यहाँ की नदियाँ हैं। कुछ अन्य नदियाँ इनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। गोवा के अधिकांश जो मृदा है वो लेटराइट मृदा है। लेटराइट मृदा किसे कहते हैं आपको पता है, वो उष्णकटिबंधीय में आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में, मानसून प्रदेशों में, मतलब जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है, लेटराइट मृदा। उच्च तापमान भी होता है तो इसके लिए ये लेटराइट मृदा वहाँ पाई जाती है। कुछ अन्य विवरण देखना तो गूगल कर सकते हैं या फिर बुक खोल के वहाँ पे देख लीजिएगा। लेटराइट मृदा के बारे में यहाँ बताना बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, कंजप्शन हो जाएगा ज़्यादा टाइम का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मुख्य सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। कथन 2 कह रहा है वह मंत्रिमंडल के सभी मामलों में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। कथन 3 है इस पद के लिए एक निश्चित कार्यकाल का प्रावधान होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर जिन लोगों ने वेस्ट बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट के आपस में जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसको याद होगा, आपने सुना होगा, कहीं करंट अफेयर में पढ़ा होगा, तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। देखिए अगर पहली बात करें पहले कथन की, तो यहाँ पे जो राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, इसलिए पहला गलत हो गया। और राज्यपाल क्या करते हैं, नाम निर्दिष्ट करते हैं केवल। वह मंत्रिमंडल के सभी मामलों में मुख्य सलाहकार होता है मुख्यमंत्री का, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा चीज़ देखें तो कार्यकाल निश्चित होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, अनिश्चित होता है। इनके कार्यकाल का कोई निश्चित नहीं है।
तो हमारा सही आंसर यहाँ पे बी। जिन लोगों ने बी लगाया था अपने सही में काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं और राज्यपाल नाम निर्दिष्ट करते हैं इन। और दूसरी बात देखें यहाँ पे तो मुख्यमंत्री के जो प्रधान सलाहकार होते हैं, मतलब चीफ ये एडवाइजर होते हैं, यही होते हैं, चीफ सेक्रेटरी यही होते हैं। और इनके कार्यकाल का कोई निश्चित स्पष्ट निर्धारण नहीं किया गया है। चलिए अगला एक बात और याद रखिएगा, वो सभी केंद्र शासित और राज्यों में प्रमुख सिविल अधिकारी होते हैं, सिविल सेवक अधिकारी होते हैं। कौन? चीफ सेक्रेटरी। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा क्योंकि आपका भी ड्रीम होगा कि जॉइंट सेक्रेटरी बनने का, चीफ सेक्रेटरी बनने तक का सबका टारगेट होता है जितने यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है जस सांगुइनिस का सिद्धांत जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। कथन 2 है इस सिद्धांत को भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? जस सांगुइनिस के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो आपको थोड़ा सा न्यू लग रहा होगा ये सब। अगर आपने सुन रखा है तो फिर ठीक है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया बिल्कुल सही काम किया है क्योंकि दोनों गलत हैं। जस सांगुइनिस क्या कहता है? ये कहता है कि रक्त संबंधों को नागरिकता दी जानी चाहिए। जस सांगुइनिस कहता है जो संगी संबंधित हो उनको जस सांगुइनिस। और जस सोली क्या कहता है? जस सोली कहता है कि जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता दी जानी चाहिए। अब भारत ने जस सोली को अपनाया था, जस सांगुइनिस को नहीं अपनाया था। आप यहाँ पे विवरण में देख सकते हैं जस सोली में क्या प्रोविजन किया गया है? जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता। और जस सांगुइनिस में क्या प्रोविजन किया? रक्त संबंधों को मान्यता देकर नागरिकता दी जानी चाहिए। और मोतीलाल नेहरू समिति ने 1928 में क्या किया था? उस समय भारतीय नेतृत्व कर रहे थे और जस सोली को प्रबद्ध अवधारणा के साथ पक्ष में थे। ये मतलब इसको मानते हैं जस सोली को जन्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता प्रदान की जानी चाहिए। जस सांगुइनिस नस्लीय विचार को भी संविधान सभा ने क्या किया था? खारिज कर दिया था। इसको नहीं अपनाया था संविधान सभा ने जस सांगुइनिस को। क्यों? क्योंकि ये नस्ली विचारधारा को बढ़ावा देती है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है यह पृथ्वी की उच्च कक्षा में स्थित रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह है। कथन 2 कह रहा है यह 4 प्रतिभागी अंतरिक्ष एजेंसियों यथा नासा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रास्कोमोस रूस, जाक्सा जापान और ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी की संयुक्त परियोजना है। कथन 3 कह रहा है बेबी स्क्वाड को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए ISS भेजने की परियोजना बनाई जा रही है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। आपको अगर थोड़ा सा आइडिया हो कि ISS कहाँ स्थापित किया गया है, लो अर्थ ऑर्बिट में या अपर अर्थ ऑर्बिट में, तो आपको पता होगा कि ये लो अर्थ ऑर्बिट में है, इसलिए गलत हो जाता है पहला। दूसरी चीज़ बात करें तो यहाँ पे जो कह रहा है कि 4 अंतरिक्ष एजेंसियाँ मिलकर के स्थापित की हैं इसको ISS को, तो ये बिल्कुल गलत है। 5वां को क्यों छोड़ रहे हैं आप? CSA को क्यों छोड़ रहे हैं मतलब कनाडा स्पेस स्टेशन को एजेंसी को छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे 5 हैं, 4 नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। अगर यहाँ पे देखें बेबी स्क्वाड को स्थापित मतलब भेजा जा रहा है तो ये बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ एक और जीव है, वो कौन सा है? टार्डीग्रेड्स है, इसको भी भेजा जा रहा है। ये क्यों इन दोनों जीवों को भेजा जा रहा है? क्योंकि ये काफ़ी सर्वाइवल इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब जटिल से जटिल परिस्थिति में सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसीलिए इनके अध्ययन के बारे में कि किस तरह के व्यवहार करेंगे स्पेस में, उसी को अध्ययन करने के लिए नासा भेज रहा है इनको स्पेस में। बाकी सारी बातें वही दी हुई हैं। अब इनके बारे में तो ज़्यादा डिटेल अभी हमने समझ ही लिया। 5 संस्थाएँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया तो वही हमने समझ लिए। बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। कथन 2 कह रहा है कि SCDP बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देगा। कथन 3 कह रहा है कि भारत विश्व स्तर पर बागवानी फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बताइए इनमें से क्या भारत सबसे बड़ा बागवानी उत्पादों का उत्पादक है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने पहले को कट किया है या फिर तीसरे को, आपको पता है कि भारत नहीं है, चीन है। भारत सेकंड लार्जेस्ट है और पहला जो दिया हुआ है यहाँ पे केंद्र प्रायोजित नहीं है, सेंट्रल सेक्टर इसकी वजह केंद्र क्षेत्र की योजना है। तो इसलिए पहला गलत हो गया, दूसरा भी गलत, तीसरा गलत हो गया, दूसरा हमारा करेक्ट है। जिन लोगों ने बी लगाया था उनका सही आंसर है। आप यहाँ पे थोड़ा सा विवरण देख सकते हैं। देखिए यह केंद्र क्षेत्र की योजना है और इसका उद्देश्य इसको कौन संचालित कर रहा है?
इसको संचालित कर रहा है कि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको तैयार किया गया, शुरू किया गया है। इस योजना को क्यों शुरू किया गया? क्योंकि बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया था इसको। और विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन? भारत। जो सब्जियों और फलों के लगभग विश्व के जितनी सब्जियां और फल उत्पादन किए थे उसका 12% भारत ही उत्पादन करता है। कुछ फलों में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, वो कौन से हैं? केला, आम, अनार, चीकू, नींबू, आंवला जैसे फलों में सबसे बड़ा उत्पादक है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में हम समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि राज्य सूची के विषय में किसी तरह का कोई डेवलपमेंट लाना हो या अन्य तरह के कार्यक्रम शुरू करना हो तो केंद्र सरकार क्या करती है? कुछ फंड देती है, और उस फंड में क्या होता है, वो राज्य सूची के विषय होते हैं और ट्रांसफ़र कर देती है स्टेट को या डिस्ट्रिक्ट लेवल को या ऑटोनोमस बॉडी को या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को। गवर्नमेंट पैसे दे देती है, इम्प्लीमेंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। स्पॉन्सर्ड में सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है? गवर्नमेंट 100% फंड करती है, और ये सेंट्रल मतलब यूनियन लिस्ट के सारे होती हैं। गवर्नमेंट मशीनरी जो होती है वो फॉर्मुलेट करती है किस पे? यूनियन लिस्ट पे। और स्कीम क्या होता है? डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेड बाय किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है? यूटी या फिर स्टेट के द्वारा। बट लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जनरली ट्रांसफ़र क्या किया जाता है? स्टेट को नहीं किया जाता है। ये जो स्कीम होता है मतलब क्या ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, मतलब जो सरकार के जो मंत्रालय हैं वो रेगुलेट करती हैं, वो संचालित करती हैं योजनाओं को। ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि राज्यों को या यूटी को वो योजना जो होती है वो उनको नहीं ट्रांसफ़र की जाती है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एमबी टैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित डिवाइस है। कथन 2 कह रहा है कि यह कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए तापमान डेटा लॉगर है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया सी, बिल्कुल सही है, सी इसका करेक्ट है। देखिए एमबी टैग क्या है? यह एक तरह का आईओटी आधारित डिवाइस है। आईओटी कहें तो ये दो डिवाइसों के आपस में कम्युनिकेट करने की एक प्रक्रिया होती है। एक इसको रेगुलेट करेगा, ये इसको रेगुलेट कर, मतलब एक दूसरे से सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं, उसको आईओटी कहते हैं। आईओटी को और आसानी से समझने का मतलब है कि आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके इनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बस समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे चलो, इस तरीके से कर रहे हैं तो आईओटी हो। कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए एक काम करता है। कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किस तरीके से काम करता है? तो उनके तापमान में अगर -40 डिग्री से -80 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान को ये बताता है, इन्फॉर्म करता है। तो कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे तापमान रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोविड-19 जो मेडिसिन है इसको एक निश्चित तापमान की ज़रूरत पड़ती है। कुछ टीके होते हैं और कुछ शारीरिक अंगों के तापमान की हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि तापमान बढ़े ना, जैसे कि किसी बीमारी से ग्रसित हो और कोमा में चला जाए व्यक्ति, तो उसके शरीर के तापमान हमेशा रेगुलेट करते रहना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्या किसी अंग के तापमान का निर्धारित करने और रियल टाइम डेटा प्रदान करता है ये चीज़। कौन? एमबी टैग। अब पूछे आ जाए आपसे कि इसको डेवलप किसने किया है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ पंजाब के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और कुछ अन्य संस्थाएं इसमें थी, जैसे कि अवध कृषि एवं जल तकनीक विकास संस्थान और स्क्रैच नेस्ट, ये दोनों ने मिलकर के विकसित किया है इसको। अब यूएसबी की तरह से दिखता है ये जो है डिवाइस, और इसको यूएसबी के माध्यम से डेटा इससे लिया जा सकता है। सामान्यतः जो होता है अन्य जो विश्व के अन्य संस्थाओं ने डेवलप किया इस डिवाइस को, वो 30 से 60 दिन तक ही चलती हैं। उसकी ड्यूरेशन होता है चार्ज बैटरी की, वो 30 से 60 दिन तक। लेकिन भारत में जो डेवलप किया गया इंडिजिनस तरीके से, वो 90 दिन तक चलता है और यूएसबी से जोड़ करके इसको डेटा लिया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नैनो यूरिया लिक्विड की प्रभावशीलता परंपरागत या सामान्य यूरिया से अधिक होती है। कथन 2 कह रहा है कि नैनो यूरिया लिक्विड भारत में स्वदेशी तकनीक से विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड उर्वरक विकसित किया गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर देखें तो नैनो यूरिया लिक्विडफाई है, जो है लिक्विड ग्रुप में है, उसकी प्रभावशीलता सामान्य यूरिया से अधिक है और यह विश्व का पहला जो है भारत में इंडिजिनस तरीके से घरेलू स्तर पर विकसित किया गया। तो दोनों सही है, इसका सी आंसर करेक्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्को जो संस्था है उसने डेवलप किया है इसको, विश्व का पहला संस्थान है जो ने डेवलप किया है इसको। और पारंपरिक यूरिया से ये 50% कम खर्च करती है, ज़रूरत पड़ती है। अगर 1 kg आप पारंपरिक यूरिया यूज़ करते हैं तो ½ kg ज़रूरत पड़ेगी, 500 ग्राम ही ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए, लिक्विफाइड यूरिया के लिए। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो पे बेस्ड है। नैनो यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी कम, 50% कम ज़रूरत पड़ेगी। परंपरागत यूरिया जो है 30 से 40% ही प्रभावी होता है, जबकि ये 80% इसकी प्रभावशीलता है। इफेक्टिवनेस जो है इसका 80% है। इसको नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान और आत्मनिर्भर कृषि के माध्यम से इसको डेवलप किया है। तो कुछ ये बातें थी, अब इनके बारे में बस याद रखिएगा।
एम्बीटेक क्या था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक देश एक मानक मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है इसकी शुरुआत देश में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। कथन दो कह रहा है इस मिशन को संयुक्त रूप से नीति आयोग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने ए लगाया है बिल्कुल सही है। दो क्यों गलत है, तो BSI यहाँ पे है, ना कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या नीति आयोग, ये दोनों नहीं है, BSI है। तो ऐसे में हमारा सही आंसर ए हो जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अब चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि ज़रूरत इसकी क्यों पड़ी। एक राष्ट्र एक मानक, देखिए भारत के बहुत बड़ा क्षेत्र है और भौगोलिक एवं सामाजिक रूप से काफ़ी डाइवर्सिफाई है, तो सारे सेक्टर में एक ही क्वालिटी के उत्पाद मिले, इसके लिए क्या किया गया, पूरे भारत में एक मानक प्रोवाइड करा दिया गया। और उनको क्या किया गया, एक तरह से एक ही स्टैंडर्ड को दे दिया गया। जैसे कि राशन कार्ड हमारे वहाँ पूरे भारत को एक जगह एक तरीके से, मतलब पूरा भारत को एक यूनिट मान लिया गया है, कहीं भी आप जाकर राशन ले सकते हैं, उसी तरीके से इसको भी लाया गया है। और इसमें क्या किया जाता है, SDO मतलब होता है क्या है, मानक स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दिया जाता है। ये पहली संस्था जो है उसको मान्यता दिया कौन सा, भारतीय रेलवे का है, रिसर्च एवं डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को पहली बार दिया गया। BSI ने इसको राष्ट्र एक मानक मिशन के अंतर्गत इसको मान्य घोषित किया है, पहला संस्था है, और BSI इसको शुरू किया है। कुछ अन्य विवरण इसमें देखेंगे तो इसकी जो वैधता होती है मान्यता देने की 3 वर्ष होती है, 3 वर्ष बाद पुनः नवीनीकृत कराना आवश्यक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लू फिन महासीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है यह केवल पूरे के पूर्व में मोटा मोला नदी में पाई जाती है। कथन दो कह रहा है IUCN के रेड लिस्ट में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कथन तीन कह रहा है निवास स्थान में परिवर्तन और अत्यधिक कटाई से इन प्रजातियों को खतरा है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे केवल दिया है पूरे के पूर्व में मोटा मोला नदी में पाई जाती है। बताइए कोई ऐसी भी स्पीसीज है जो केवल एक नदी में पाई जाती है। आप कहेंगे गंगा डॉल्फिन, तो आपको ये भी याद होना चाहिए गंगा डॉल्फिन अन्य भी नदियों में पाई जाती है, तो इसलिए ये चीज़ गलत हो जाता है पहले। जैसे आप पहला गलत करेंगे आप आसानी से आंसर पर जा सकते हैं। बाकी चीज़ें आपको पता हो ना हो उससे कोई मायने नहीं रखता, अगर पहला पता हो तो कर सकते हैं। यहाँ पे जो देखें IUCN ने जो है अभी इसके स्टेटस घटाया है, सही किया है, मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है। हुआ क्या है कि पहले लुप्त प्राय थी, लेकिन अब कम चिंताजनक श्रेणी में इसको डाल दिया गया, लीस्ट कंसर्न में डाल दिया गया। और ये एक ऐसी स्पीसीज है जो मतलब इंडिकेटर स्पीसीज के रूप में काम करती है, मतलब ऑक्सीजन लेवल कम होने से या फिर जल के तापमान में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन को लेकर अत्यधिक संवेदनशील होती है। प्रदूषण स्थिर को लेकर के भी अनुकूल नहीं है ये, मतलब इसका डेथ हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ अन्य देखें तो ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पूरे के पूर्व में मोटा मोला नदी में पाई जाती है। इसके साथ साथ दक्कन के पठार से बहने वाली नदियों में भी ये पाई जाती है, और मानसून से सीजन में ये अन्य नदियों में भी ये चली जाती है। ये कुछ विवरण थे ब्लू फाइन महासीर के बारे में। चलिए आज के सीरीज देखने के लिए धन्यवाद। आपने कितना सही किया आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमने 6 कट ऑफ रखा था, आपने 6 अचीव कर पाए या नहीं। तो ये सीरीज देखने के लिए धन्यवाद।